हेलो स्टूडेंट्स, यदि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वीडियो देखा हो तो आपको याद होगा वहां पे हमने एक टर्म डिफाइन की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन यूनिट एरिया। मतलब सपोज कोई रीजन है तो उस रीजन में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है, तो उस रीजन में वो जो एरिया है, यदि हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है यदि हम उसको एरिया से डिवाइड कर देते हैं तो उस टर्म को हमने डिफाइन किया था डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया। या ऐसे भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन यूनिट एरिया। और वो किसके इक्विवेलेंट थी? वो थी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या यू कहे इलेक्ट्रिक फील्ड ई के। अब सपोज हम काउंट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी पर्टिकुलर एरिया से। सपोज मैं यहाँ पे प्लेन एरिया ले लेता हूँ डेल्टा ए, तो मैं देखना चाहता हूँ इस डेल्टा ए एरिया से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कितनी पास कर रही है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यूनिट एरिया में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ही के इक्विवेलेंट है। यदि मैं उसको इस डेल्टा ए से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहाँ एक टर्म मिलती है E इंटू डेल्टा ए, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है यदि उसको मैं यदि जो स्मॉल प्लेनर एरिया लिया है यदि उससे मल्टीप्लाई कर देता हूं और वो जो एरिया है वो इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के यदि पैरेलल हो तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही हूं उस एरिया से वो इस चीज के इक्वल होगी। और इस चीज को हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। लेकिन जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली क्या है? नंबर ऑफ या ये कह ले रिलेटिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कटिंग एन एरिया। अब सपोज ये जो पर्टिकुलर रीजन है इसमें एरिया ले लेता हूं डेल्टा ए। तो आप देखिए जो ये एरिया है डेल्टा ए, यदि मैं एरिया ज्यादा ले लूंगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इस एरिया से, आप काउंट करिए, इस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा पास कर रही है इस एरिया से। तो जाहिर सी बात है एरिया जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उतनी ज्यादा पास करेंगी उस एरिया से, बशर्ते उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो। तो इस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा पास कर रही है, इस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम पास कर रही है। अब आप देखिए एरिया, सपोज ये जो डेल्टा एरिया है ये एरिया यही है और मैं इस एरिया को टेल कर देता हूं, तो आप बेसिकली ये कह सकते हैं ये जो एरिया है ये स्मॉल प्लेन एरिया है। तो पहले ये एरिया इस टाइप से था और जो एरिया वेक्टर है ये है और ये एरिया वेक्टर है। तो आप देखिए एरिया वेक्टर हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, जो प्लेन सरफेस है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में। तो आप देखिए काउंट कीजिए इस एरिया से कितनी फील्ड लाइन पास कर रही है। तो हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इस एरिया को, ये जो पर्टिकुलर एरिया था इसको हमने ऐसे टिल्ट कर दिया, इसको रोटेट कर दिया, तो रोटेट करने पे देखिए एरिया वेक्टर आ गया नीचे की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल हो गया 90 डिग्री। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल है 90 डिग्री तो उस केस में आप देखिए इस पर्टिकुलर एरिया से कितनी फील्ड लाइन पास कर रही है? 0। अब आप देखिए इस एरिया को यदि मैं इस पर्टिकुलर कंडीशन में घुमा देता हूं तो आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है और दोनों के बीच एंगल कितना है? थीटा। तो पहले सिचुएशन ये थी पहले केस में, दूसरे केस पहले केस में सिचुएशन ये थी, दूसरे केस में सिचुएशन ये है और तीसरे केस में सिचुएशन ये है। तो आप देखिए जो प्लेनर एरिया लिया है मैंने उसके और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में स्टार्टिंग के केस में एंगल था 0, उसके बाद एंगल है 90 डिग्री और उसके बाद कोई पर्टिकुलर एंगल है थीटा जो कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में है। तो स्टार्टिंग में हमने देखा जब एंगल एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 0 डिग्री था तो उस केस में ये जो पर्टिकुलर एरिया है डेल्टा ए इससे फील्ड लाइन ज्यादा पास कर रही थी। इस केस में 0 होगी और इस केस में कम होगी। तो आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4। तो इस केस में 4 लाइन पास करिए, इस केस में कोई लाइन पास नहीं करेगी, एरिया को कट करके नहीं जा रही। और इस पर्टिकुलर केस में एरिया को कट करके
6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पहले केस में ज्यादा है, दूसरे केस में 0 और तीसरे केस में कम हो गई। तो मैक्सिमम तो पहले केस में है। बशर्ते जो एरिया वेक्टर है जो हमने लिया है, एरिया प्लेन एरिया, हमने उसमें कोई चेंज नहीं किया। अच्छा, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेशर में देखा एरिया यदि बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बढ़ जाएगी। अच्छा, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम बढ़ा दें और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जहाँ पर ज्यादा होगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ज्यादा होंगी, तो जाहिर सी बात है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो किसी एरिया को कट करके जा रही हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगी, पहली बात। दूसरी बात, वो जो एरिया है यानी वो एरिया जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, तो यदि उस एरिया को भी इंक्रीज करते हैं तो भी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी एरिया को कट करके जा रही है वो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं करती, वो इस चीज पे भी डिपेंड करती है कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है। तो आप देखिए इस पर्टिकुलर केस में एंगल है 0, इस पर्टिकुलर केस में एंगल है 90। जब एंगल 90 है तो कोई फील्ड लाइन क्रॉस करके नहीं जा रही, और इसमें एंगल है थीटा और यहाँ पे एंगल है 0। तो यानी जब एंगल 0 है तो फील्ड लाइन मैक्सिमम पास कर रही है। यानी कि यदि हम एंगल को लिखना चाहें तो अब सोचिए क्या लिखें, कोस या साइन? कोस या साइन? कोस, क्योंकि आप देखिए जब कोस यदि एंगल 0 है तो फील्ड लाइन मैक्सिमम है, यानी कोस 0 मैक्सिमम जिसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे हम एक टर्म और दे देते हैं कोस थीटा। और ये जो पर्टिकुलर क्वांटिटी है जिसको हमने लिखा है ये इक्विवेलेंट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कटिंग एंड एरिया, और इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको हम करते हैं फाई ई। ये जो एरिया ये स्मॉल है तो यहाँ पे लिख सकते हैं स्मॉल डेल्टा फाई ई, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच इज इक्वल टू ई डेल्टा ए कोस थीटा। अब हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, ये जो स्मॉल एरिया डेल्टा ए है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब दो वेक्टरों की मल्टीप्लिकेशन हो और मल्टीप्लिकेशन की जो मैग्नीट्यूड है उसके साथ कोस थीटा आए, तो आप बताइए कौन सी, क्रॉस प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट, यस, इट कैन बी रिटन एज ई डॉट डेल्टा ए। दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केलर क्वांटिटी आएगी। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। और इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट आप देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या है? फोर्स पर यूनिट चार्ज, सो न्यूटन पर कूलम। और एरिया की यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। आप डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं, फोर्स का लिखिए, चार्ज का लिखिए और एरिया का लिखिए। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये हमने अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन किया है उन एरियाज के लिए जो रेगुलर हैं, फॉर रेगुलर प्लेन एरिया, प्लेन एरिया एंड वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। तो उस पर्टिकुलर केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, डेल्टा फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा ए। सपोज जो एरिया है वो इरेगुलर हो, इस शेप का, सपोज ये इस टाइप से ऐसी कोई सरफेस है, तो उसके थ्रू जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो उस केस में क्या करें? अब इस केस में तो जो पर्टिकुलर एरिया वेक्टर है, आप देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखिए तो एरिया वेक्टर इस तरफ है, इधर देखें तो एरिया वेक्टर इस तरफ है।
इधर देखें तो एरिया वेक्टर इस तरफ है, इस सरफेस पे देखें तो एरिया वेक्टर इस तरफ है। तो जो एरिया वेक्टर है वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो उस केस में हम क्या करें, जो एरिया है उसको हम छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लेते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और उनमें से एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं डी ए, एक स्मॉल एरिया डी ए। ये जो स्मॉल एरिया डी ए है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हम एंगल देखते हैं, सपोज में एंगल कितना है थीटा। तो उस केस में जो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है पहले वो कैलकुलेट करेंगे डी फाई ई, तो वो कितना होगा ई डॉट डी ए। तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जो स्मॉल एरिया है इस स्मॉल एरिया को मैं प्लेन एरिया ले सकता हूं और इस प्लेन एरिया पे जो एरिया वेक्टर है वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो ये स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने निकाल लिया। अब मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है फाई ई, तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन डी फाई ई इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। अब सपोज ये तो ओपन सरफेस थी, अब मान लो क्लोज सरफेस हो, फॉर क्लोज सरफेस, फॉर क्लोज्ड सरफेस, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको हम लिख सकते हैं फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। तो आप देखिए जो ओपन एरिया है यहाँ मैंने क्लोज, ये जो मैंने सर्कल लगाया है इंटीग्रेशन के ऊपर, तो ये रिप्रेजेंट करता है क्लोज एरिया। तो क्लोज एरिया के बारे में मैंने आपको इससे जो प्रीवियस लेक्चर हैं उसमें बताया था। आइए अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड कुछ सवाल करते हैं। इमेजिन कीजिए 3 डायमेंशनल रीजन का इमेजिन कीजिए, उसमें कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्रेजेंट है और उसके अंदर आप इमेजिन कीजिए कोई सिलेंड्रिकल सरफेस है। तो ये क्लोज्ड सिलेंड्रिकल सरफेस है, तो ये आप इमेजिन कीजिए क्लोज सिलेंड्रिकल सरफेस है, इसका एरिया है ए और लेंथ है एल। तो ये एरिया ए और ये एरिया भी कितना है ए। तो अब हमें इस जो इमेजिन की है सिलेंड्रिकल सरफेस, इस सिलेंड्रिकल सरफेस से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है वो कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इमेजिनरी cylindrical surface immersed in uniform electric field E। तो सबसे पहले तो आप जो सिलेंड्रिकल सरफेस उसमें देखिए, जो टोटल जब हम फ्लक्स निकालेंगे तो जितनी भी सरफेस हैं उन सब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करके हम उसको ऐड कर देंगे। तो आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं, ये है सिलेंड्रिकल सरफेस इस टाइप से। तो आप देखिए ये जो सरफेस है ये फ्लैट है, इधर वाली सरफेस भी फ्लैट है। तो एरिया वेक्टर यदि हम लिखें तो इस पर्टिकुलर फेस के लिए जब हम एरिया वेक्टर लिखेंगे तो ये एरिया वेक्टर ये हो जाएगा, ये एरिया वेक्टर ए और ये इस डायरेक्शन में। इस पर्टिकुलर फेस पे देखें तो एरिया वेक्टर मैंने आपको कहा था पिछले लेक्चर में, यदि क्लोज सरफेस हो तो एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में लेंगे और प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर। तो इधर एरिया वेक्टर ये हो गया ए। तो जो सरफेस है उसको हम डिवाइड कर लेते हैं। ये सरफेस है, इसको मान लेते हैं सरफेस 1, ये होगी सरफेस 2 और एक और तीसरी सरफेस ये जो कर्व सरफेस है। जो कर्व सरफेस है, इस कर्व सरफेस में आप देखिए जो एरिया वेक्टर है वो आप कैसे फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे। इस कर्व सरफेस के लिए आप देखिए एरिया वेक्टर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस तरफ है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस तरफ है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस डायरेक्शन में है।
तो कर्व सरफेस पे किसी भी पॉइंट पर आप देखें जो एरिया वेक्टर है वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में। तो इस पूरी कर्व सरफेस पे आप किसी भी पॉइंट पे देखें, एरिया वेक्टर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। यानी कि कर्व सरफेस के लिए जो थीटा वो कितना है, 90 डिग्री। तो जो कर्व सरफेस है उसका जो फ्लक्स जब हम निकालेंगे तो आप देखिए ये कर्व सरफेस है, तो यहाँ पे एक स्मॉल एरिया ले लेते हैं ds, ये एरिया वेक्टर हो गया ds। और आप देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप देखिए इस डायरेक्शन में। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में कर्व सरफेस के लिए हमेशा हर एक पॉइंट पे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में एंगल थीटा 90 डिग्री। और आप देखिए इस केस में एंगल कितना है, इस केस में आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो ये एंगल कितना है, 180 डिग्री। अब इसमें देखिए एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इसी डायरेक्शन में, तो इसमें एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो तीनों जो सरफेस है उससे हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उसको जोड़ देंगे। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम निकालेंगे सिलेंड्रिकल सरफेस से फाई, तो उसको हम 3 रीजन में डिवाइड करेंगे। ये सरफेस 1, ये 2 और ये होगी जो कर्व सरफेस है ये होगी 3 सरफेस। तो तीनों का फ्लक्स हम फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट है, तो आप फाई 1 लिखेंगे पहले। तो आप देखिए फाई 1 क्योंकि एरिया रेगुलर है, फ्लैट है, तो सिंपल ई ए कोस 0 सॉरी कोस 180 प्लस फाई 2 जब आप निकालेंगे तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ई ds। हर एक पॉइंट पे और ds में एंगल कितना है, 90 डिग्री। और हमें पता है कोस 90 कितना है, 0 प्लस फाई 3 से एरिया के लिए एंगल बताइए कितना है, 0 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ई ए कोस 0 डिग्री। आप देखिए ये टर्म कितनी है, 0। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैलकुलेट करेंगे सिलेंड्रिकल सरफेस से ई ए कोस 180 बताइए कितना होता है, -1। तो हो जाएगा माइनस ई ए प्लस 0 और कोस 0 कितना होता है, 1 ई ए इक्वल टू 0। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो सिलेंड्रिकल सरफेस है जो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी है, तो उससे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आया, 0 आई। एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, क्यूब रखा है ये सेंटर पे। तो आप देखिए ये सिचुएशन है। तो ये जो क्यूब है इसकी जो वेरियस सरफेसेस है उससे आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जेड एक्सिस के लॉन्ग है। तो सपोज यदि मैं ये ले लूँ एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और इधर हो गया जेड एक्सिस, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है। इन टर्म्स ऑफ ई एंड ए, क्यूब है तो एरिया ये ए गिवन है, क्यूब के हर एक साइड इक्वल होती है, तो दिस इज ए, ये भी एरिया ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। तो आप देखिए आपको फ्लक्स निकालना है। द फ्रंट फेस, दिस इज फ्रंट फेस, रियर फेस ये पीछे वाला, टॉप फेस ये फेस है टॉप फेस, द होल क्यूब। तो होल क्यूब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्यूब में कितने फेस है, 1 2 3 4 5 6, तो जितने भी फेस है 6 के 6 फेस, सब के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कीजिए और उसको जोड़ दीजिए, तो वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम है, आप इसको सोल्व कर सकते हैं।